और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। लड़खड़ाते बाजार में क्या है निवेशकों के लिए सीख, और कब तक करना होगा पॉजिटिव बाजार के लिए इंतजार। इंडियन मार्केट से क्यों रूठे हुए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, और कब थमेगा एफआईआईज के बिकवाली का सिलसिला। गिरता बाजार, सहमा है निवेशक। जी हां, आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मंथन करेंगे इसके बाद कि दरअसल ये है क्या। जो गिरावट है, क्या उसे मंदी कहा जाए, न कहा जाए तो क्यों, और कहा जाए तो क्यों। और अगर ये मंदी की आहट है तो फिर निवेशक को क्या करना है, इंतजार करना है, कुछ एक्शंस करने हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ होंगे आज खास मेहमान। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लड़खड़ाता भारतीय शेयर बाजार मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। पिछले 5 महीनों से बाजार में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। बाजार में मचे इस भूचाल से निवेशकों के माथे पर लगातार चिंता की लकीरें बनी हुई हैं, और पिछले 5 महीनों में निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा भी हो चुके हैं और उनके पोर्टफोलियो लहूलुहान हो चुके हैं। बाजार की इस चाल ने निवेशकों के साथ साथ जानकारों को भी कंफ्यूज कर दिया है। निवेशकों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बाजार में कब और कैसे हरियाली लौटेगी। 5 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दरमियान निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से करीब 16% लुढ़क चुका है, तो वहीं बैंक निफ्टी करीब 12%, मिड कैप 23%, स्मॉल कैप में 27% की गिरावट दर्ज की गई है। अब सेंसेक्स की बात करें तो ये भी अपने टॉप से करीब 15% टूट चुका है। खैर, ये तो रही सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट की बात, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि 5 महीनों से हो रही बाजार में गिरावट की अहम वजहें क्या हैं। तो पहली वजह है एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। बता दें कि एफपीआई ने पिछले 5 महीनों में करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए की भारतीय बाजार से निकासी की है। इसके अलावा जनवरी 2025 में एफपीआई ने करीब 87,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा करीब 59,000 करोड़ रुपए रहा था। यानी कि पिछले 2 महीनों में एफपीआई ने भारतीय बाजार से करीब 1,46,400 करोड़ रुपए की निकासी की है। अब बात करते हैं बाजार के टूटने की दूसरी बड़ी वजह की। भारतीय बाजारों के ऊंचे वैल्यूएशंस और कॉर्पोरेट्स के सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तीसरी बड़ी वजह, ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण भारत से दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स की ओर विदेशी निवेशकों का रुझान बढ़ना भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार लगातार लड़खड़ाता नजर आ रहा है। वैश्विक अनिश्चितता, घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती, कंपनियों के कमजोर नतीजे, एफआईआईज की बिकवाली और रुपए की कमजोरी ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार को रेड जोन में ला दिया है। अब देखना होगा कि भारतीय शेयर मार्केट में जारी संकट के ये काले बादल कब और कैसे छटेंगे, और गिरावट की मार झेल रहे निवेशकों के चेहरे फिर कब खिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर का। बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका शो पे। और हमारे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो पे। अनिल सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। हमने टाइटल तो रख दिया मंदी की आड़ क्या करे निवेशक, बट जरा बताइए सर कि अभी मंदी कहना ठीक रहेगा या जल्दबाजी है सर? देखिए दीपक, मंदी किसे कहा जाता है शेयर बाजार में, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कि कोई भी इंडेक्स अपने हाई से, जो भी हाई बनाया उसने, वहाँ से अगर 20% गिर जाए और उसके बाद भी और नीचे जाए, उसे मंदी का बाजार कहते हैं। यानी कि बेयर मार्केट शुरू होता है टॉप से 20% गिरने के बाद। तो अब निफ्टी कितना घटा है? 26,277 का जो हाई बनाया है निफ्टी ने, वहाँ से अब तक जो गिरावट हुई है वो लगभग 16% की, यानी कि 4% की जगह और है। यानी कि ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि 1000 पॉइंट निफ्टी और घट सकता है, यानी कि यहाँ से 21,000 के आसपास। तो निफ्टी में मंदी का मार्केट अगर आना है, शुरू होना है, तो वो 21,000 के नीचे होगा। ऐसा नहीं कि अभी माहौल ख़राब है, कमजोरी है, वो सब है, लेकिन बेयर मार्केट जिसे टिपिकली कहते हैं, जो कि मतलब बड़ा मुश्किल भरा होता है, इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाते हैं, पैसे लूट जाते हैं, अभी भी हो रहे हैं कई सारे स्टॉक्स में, उसका मैं अलग से बताता हूँ। लेकिन निफ्टी के हिसाब से
ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो बेयर मार्केट आपका 21,000 के नीचे शुरू होगा। बैंक निफ्टी ये टॉप से 12% घटा है, तो बैंक निफ्टी के लिए तो अभी भी वक्त है। लेकिन जो लहूलुहान हो रहे हैं पोर्टफोलियो, उसकी वजह ये कि 2 इंडेक्सेस हैं जो ऑलरेडी मंदी के मार्केट में आ चुके हैं। आप सोचेंगे वो कौन से हैं? पहला है स्मॉल कैप इंडेक्स, ऊपर से 27-28% गिर चुका है। दूसरा है मिड कैप इंडेक्स जो ऊपर से 24% घट चुका है। तो ये 2 इंडेक्स ऑलरेडी मंदी के मार्केट में जा चुके हैं। यही वजह है कि आपके इंडेक्स भले ही कम घटे हों 24-25%, लेकिन स्टॉक्स 50-60-70% तक घट चुके हैं। तो पोर्टफोलियो पे जो नुकसान होता है वो इंडेक्स से कहीं ज़्यादा होता है। सरकारी कंपनियों का इंडेक्स पीएससी इंडेक्स ये 33% 32% घट चुका है ऊपर से। सो कई सारे स्टॉक्स, कई सारे इंडेक्स, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मंदी में जा चुके हैं। लेकिन निफ्टी के लिए शायद अभी भी थोड़ा सा वक्त है कि बेयर मार्केट में जाएं, उससे पहले 1000 पॉइंट और घटना होगा। बैंक निफ्टी के लिए उससे ज़्यादा वक्त है। उम्मीद करें कि शायद 21,000 के आसपास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी लोग मान रहे हैं, वो निफ्टी होल्ड करे, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट से ज़्यादा की जगह नीचे की ना बने तो बेहतर है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बात अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये मंदी का बाजार है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंडेक्स लेवल पर अभी भी बेयर मार्केट मंदी का बाजार आना बाकी है, ना आए तो बेहतर। आए तो बेहतर, बिल्कुल। फिरोज साहब, क्या देख रहे हैं आप आगे? ट्रैजेक्टरी किस तरह की दिखाई दे रही है? क्या आपका एनालिसिस क्या है मार्केट को लेके? क्या सपोर्ट लेवल ले पाएगा? क्या आगे हम कुछ उम्मीद ज़दा हो सर? दीपक सर, जैसे अनिल सर ने कहा कि मंदी 21,000 पे चालू होगी और 21,100 की लेवल लोअर थी 4 जून 2024 को, जो इलेक्शन डे था, जब मार्केट 21,800 पे बंद हुई, बट इंट्राडे 21,100 तक गया था। तब भी लॉन्ग और शॉर्ट का जो रेशियो था एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में 91 तक शॉर्ट्स बिल्ड हो चुकी थी। अब हम अभी भी हम 83-84 के शॉर्ट्स पे हैं और 16-17% के लॉन्ग्स पे हैं। तो और थोड़ी सी गिरावट इज व्हाट आई वुड से। निफ्टी फैग एंड पे है अपने करेक्शन के, बिकॉज द टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं निफ्टी के, जो ऑलमोस्ट 47% वेट्स कैरी करते हैं, वो ऑलमोस्ट अपनी 1 सिग्मा लोअर देन लास्ट 5-6 ईयर्स मीन पीई से हैं। रिलायंस देख लीजिए, एचडीएफसी देख लीजिए, जो हैवी वेट्स हैं। सो आई थिंक अगले 4-5% की फॉल से ज्यादा मार्केट को वहां टिकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाइंग काफी आ सकती है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो हम देख रहे हैं, एक दो चीजें जो मार्केट को स्पूक कर रही हैं कि एक जो कंसल्टेशन पेपर जो आया 3 दिन पहले सेबी का, वो काफी डरावना था। उसके पेज 8 और 9 गौर से पढ़ेंगे तो ये कहा गया है कि अब तक नेट शॉर्ट की एक लिमिट थी इंडिया में, अब नेट लॉन्ग की भी एक लिमिट होगी, और अगर आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग करना है तो आपको जीसेक खरीदने पड़ेंगे, ये कहा गया है इन द कंसल्टेशन पेपर। जब मैंने 2-3 एफआईआई से बात की तो उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा कैसे कि अगर इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदने के लिए मुझे पहले जीसेक की कैश होल्डिंग दिखानी पड़ेगी अपने डीमैट में, बियॉन्ड 1,000 करोड़ ऑफ नोशनल वैल्यू इन फ्यूचर्स एंड 500 करोड़ ऑफ नोशनल वैल्यू इन ऑप्शंस। नोशनल वैल्यूज बहुत इजीली ब्रीच हो जाती है डेरिवेटिव सेगमेंट में, क्योंकि वो ऑप्शन अगर आप 100 रुपए का खरीदते हैं बट 23,000 रुपए की निफ्टी हो, 22,000 की निफ्टी हो, तो इट इज ऑलमोस्ट 220 टाइम्स लेवरेज। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब एनएससी ने अपनी एक्सपायरी बदलने की भी बात की, इतनी सारी चीजें चेंज करना इन अ ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम इज लाइक फिक्सिंग समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन। इसका बड़ा डर है मुझे, जो बहुत सारी ओवर रेगुलेशन होने की और बहुत सारे बदलाव करने की जो फिराक में है रेगुलेटर, यानी कि बहुत सारे दबाव और बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो है वो एक साथ आए हैं। बट शायद थोड़ा सा मैं आपसे आगे समझूंगा कि वैल्यूएशन के स्तर पर क्या हम ज़्यादा अब रीजनेबल हो गए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? क्या गुड एंट्री पॉइंट है? मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन अब सारी नज़रें अनुराग सर अब आप ही की तरफ हैं। कब लौटेंगे बाहर? आप ही के साथ लौटेगी सर, एफआईएस के साथ ही लौटेगी? क्या हो रहा है सर वहाँ पे? और कैसे जो ग्लोबल मार्केट हैं, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऑयल प्राइसेस एंड ऑफ कोर्स ट्रम्प टैरिफ, ये टेरर बन चुका है मार्केट्स के लिए। तो कब सर थोड़ा सा उम्मीद की किरण आएगी और आपका एनालिसिस क्या है? दीपक नमस्कार आपको, फिरोज जी को, अनिल जी को। पहला देखिए, एक क्विक कमेंट ऑन इंडियन मार्केट्स। देखिए दीपक, गिरा मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि मार्केट, सिंपल टर्म्स में गए तो मार्केट काफी महंगे हो चले थे ना। आप उसको अब आप कुछ भी रूप दे लीजिए, लेकिन
अल्टीमेटली मार्केट इज अ फ्रेंड ऑफ अर्निंग्स क्या आती हैं और अर्निंग्स में ग्रोथ कितनी है, और उसके हिसाब से आप मल्टीपल क्या दीजिए, विच इज अ फंक्शन ऑफ सेंटिमेंट। अब अगर मार्केट्स महंगे हो गए हैं और वो अर्निंग सस्टेनेबल नहीं थी जो पिछले 5 साल में इंडिया ने देखी, सो वो करेक्शन लाजमी था। अब उसको एफआई पहले अब सेलिंग शुरू करें या डोमेस्टिक शुरू करें, बट बहरहाल सेलिंग कहीं ना कहीं से आ जाती है, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है दीपक। इन टर्म्स ऑफ ट्रम्प टैरिफ, देखिए थोड़ी नासमझी तो हो रही है, आई वुड से, स्पेशली अब पिछले 2-3 दिन का अगर ट्रेंड देखें तो इट सीम्स के बैकडोर नेगोशिएशंस फेल हो रहे हैं, इधर विद कनाडा और विद मेक्सिको और विद चाइना। उनके अपने पॉलिटिकल पोजीशंस हो सकती हैं, बट ये नासमझी करने से मार्केट रैटल होता है, जो कि हो रहा है, राइट। क्योंकि यूएस मार्केट में अब देखिए हम खां कोई अर्निंग्स का स्लो डाउन का, जीडीपी किसी भी किस्म का इकोनॉमी का स्लो डाउन का कोई रिस्क नहीं था, लेकिन अब ये आ बैल मुझे मार हमने हम का इसको इनवाइट कर लिया, राइट। लेट अस सी हाउ सून इट गेट्स सॉल्व्ड। मार्केट वन सेक्शन स्टिल बिलीव्स दैट इट इज a negotiation tactics, but again if the governments are not friendly और वो negotiation के मूड में नहीं है, तो then it might turn into a tariff war. However, be that as it may, ultimately tariff एक one time adjustment होता है, उसके बाद वो settle हो जाता है। तो it's not a inflation, it's not such a big, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि ये constantly market को परेशान करेगा, but in the medium term, in the quick 1 or 2 months ये एक हलचल बना हुआ है। दीपक। ऑल राइट सर, अनिल सर के पास अब चलते हैं। थोड़ा सा हमने नज़रिया देख लिया कि अभी कितना आशंकित होने या चिंतित होने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा अनिल सर बोलते हैं कि इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट ऑल्सो, वैल्यूएशन हैव बिकम मोर रीजनेबल, तो उन्हीं से हम थोड़ा सा समझते हैं। अनिल सर, इस गिरावट में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी सर, और एसआईपी के नज़रिए से भी आप बताएं। तो मैं पहले दीपक आपको ये बता दूं कि जो लोग एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहे हैं वो क्या करें। एक्चुअली देखा जाए तो एसआईपी बनी ही इसी समय के लिए। होता ये कि हम जनरली तेज़ी के मार्केट में एसआईपी की शुरुआत करते हैं और फिर जैसे मंदी आने लगती है, बाज़ार ख़राब होता है, तो क्वेश्चन करते हैं लगाएं पैसा या बंद कर दें। लेकिन एसआईपी बनी इसलिए कि जितने मंदी के मार्केट में आप पैसा लगाते रहेंगे तो जब तेज़ी आएगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मार्केट में पैसा कमाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? पहले तो पैसा जो आप एसआईपी के जरिए लगा रहे हैं, दूसरा डिसिप्लिन जो एसआईपी आप में लाती कि हमेशा हर इंटरवल पे आप पैसा लगाते हैं, और तीसरा समय, लॉन्ग टर्म, जो अपने आप एसआईपी के साथ साथ आपको आना चाहिए कि ऐसे समय में 3 साल 5 साल का व्यू आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सो कुल मिलाकर पहली चीज़ ये है कि आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। रहा सवाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, अब देखिए पैसा लगाते वक्त लगभग हर आदमी कहता है मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ, मुझे देखना नहीं है। बात ठीक भी है कि आपने शेयर 100 रुपये में ख़रीदा, नहीं बढ़ा, आप 3 साल 2 साल साल भर इंतज़ार करेंगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये इंतज़ार अगर आपका स्टॉक 40-50% घट जाए तब भी आपका बना रहेगा? तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हम पैसा लगाते वक्त तो सोचते हैं, लेकिन स्टॉक जैसे 30-40% घट जाए तो फिर वो धरी की धरी रह जाती कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या नहीं। सो इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक ही काम करना है। पहली चीज़, आपने उधार लेकर तो पैसा नहीं लगाया ना, तो बड़ा मामला मुश्किल है। दूसरी चीज़, आपके स्टॉक का क्वालिटी चेक करिए, आपका पोर्टफोलियो अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में है और कोई हाई रिस्क वाला नहीं है, फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर आपने पैसा शेयरों में लगाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब मंदी होती है, बाज़ार ख़राब होता है, जब वापस रिकवरी होती है तो कई सारे स्टॉक से भाव कभी वापस नहीं आते। सो अगर आपके पास ख़राब क्वालिटी के शेयर है और आपको लगता है कि वापस जब तेज़ी बनेगी तब इन शेयरों के भाव आएंगे या नहीं आएंगे इसका पता नहीं, तो फिर उन शेयरों से निकलना बेहतर है। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल सी चीज़ ये है, निफ्टी 1996 में शुरू हुआ था 1000 के लेवल से, सेंसेक्स 1979 में शुरू हुआ था 100 के लेवल से, और आज सेंसेक्स 75-76 हज़ार है, निफ्टी आज भी 22 हज़ार है। यानी कि इतने उतार चढ़ाव कई बार ऊपर नीचे होने के बावजूद ये लेवल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये समय भी निकल जाएगा। हो सकता है फिर से तेज़ी आए, उससे पहले थोड़ा समय ज़्यादा लगे, थोड़ा और नीचे देखने को मिले, वो संभावना है। लेकिन बने रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे तो मार्केट आपको पैसा वापस बनाकर ज़रूर देगा। बहुत अच्छा बताया सर आपने। हिस्टोरिकली वैसे भी मार्केट जो है वो करेक्शंस फेजेस से गुजरता रहा है और आपने तो पूरा उसका जर्नी बहुत अच्छे से बताया। फिरोज जी, लेकिन अभी
किया क्या जाए? कौन से इंडिकेटर्स हैं जो रिटेल निवेशकों को ध्यान में रखते हैं बिफोर मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स? कुछ लोग कहते हैं भाई 40-30-30 का वो सीज़न आ चुका है कि आप डिप्लॉय कीजिए अपने कैपिटल को 40% इनिशियली, देन 30% फर्दर डिप्स, देन अगर कोई रिकवरी के साइंस आते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस होता है तो 30%। एक फॉर्मूला ये है, कुछ आपका भी है क्या? और क्या वो इंडिकेटर्स हैं जिन पे ध्यान रखना है फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले? दीपक सर, मेरे हिसाब से अगर आप देखें ना, तो पहले तो आपको अपने आप को एक कैटेगरी में डालना है। क्या आप इन्वेस्टर हैं, या फिर आप स्टॉक के इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं? चलो इन्वेस्टर ही मानते हैं, ट्रेडर को रहने देते हैं मार्केट आज के लिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो रणनीति अलग होगी, अगर आप स्टॉक के इन्वेस्टर हैं तो रणनीति अलग होगी। पहले आपको ये प्रश्न पूछना है बिफोर गेटिंग इनटू द सेगमेंट ऑफ फॉर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में क्या पैसे डालने वाले हैं, उसके पहले आपको अपनी एसेट एलोकेशन चेक करनी है। सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का लगता है कि इंडिया की एसेट एलोकेशन में इक्विटी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी है आज तक। तो कोविड के बाद जो लोग रह गए हैं, मैं उन सबको रह गए हैं कहता हूं, जो कैश पे नहीं बैठे, बट अगर 70% आपका डेट है और 30% या 20% इक्विटी है तो वो रह ही गए हैं, क्योंकि वो महंगाई को मात नहीं दे पाते। सो फर्स्ट चीज आपको चेक करनी है, क्या आप उस कैटेगरी में हैं जहां आपकी एसेट एलोकेशन में फिनेंशियल एसेट्स में 50% से कम इक्विटी हो, तो उसको पहले 50 पे लाएं। और अगर आपको 50 पे लाना है तो आपको एक छोटी सी अमाउंट आएगी कि 20% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, उसको किस किस्तों में बढ़ाना है। अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, मैं तो कहूंगा कि अगर आप 4-5-7% की वॉलेटिलिटी देख सकते हैं तो एक मुश्त 50% पे लाएं। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो जैसे आपने कहा ना सर, 40-30-30 वेरी इजी टू रिमेंबर, वो जरूर आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको और 5% की गिरावट मिलती है तो आपको वो अगली 30% की किस्त जल्दी डाल देनी है, ना कि वेट करना है, वरना आप 6 महीने में स्टैगर करके डाल सकते हैं एवरी क्वार्टर 40-30-30 इफ यू आर अ स्टॉक इन्वेस्टर। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो मेहरबानी करके पैसे निकालना तो छोड़ ही दीजिए, अपनी एसेट एलोकेशन को ठीक कर लीजिए। फाइनेंशियल एसेट्स अगर 50% इक्विटी में नहीं है तो महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे, वॉलेटिलिटी संभाल लेंगे, बट महंगाई को, इन्फ्लेशन को नहीं संभाल पाएंगे long term investors in a high inflationary economy. राइट सर। ऑन दैट नोट मैं अनुराग सर अब आपके पास आऊँगा, और आज बड़ा चर्चित है वॉरेन बफेट साहब का वो बयान जिसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म था, और ट्रम्प का जो टैरिफ है उसको एन एक्ट ऑफ वॉर टू सम डिग्री कह रहे हैं वो। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, 2018-2019 में भी कुछ इसी तरह के बयान उनके आए थे, और वो ग्लोबल इकोनॉमिक हार्म की तरफ एक तरह से वार्न करते हुए नजर आए थे उस वक्त भी, और आज भी उनका बयान आया है। तो अब थोड़ा सा घबराहट ही हो रही है कि भाई लॉन्ग रन में जो भी हम स्ट्रैटेजी डोमेस्टिकली बनाएं, बट व्हाट इफ कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से लॉन्ग टर्म में कुछ क्यों ना मिल पाए पॉजिटिव, और कुछ आशंकाएं गहराती रहें। तो थोड़ा सा बताइए सर कि आपकी नज़र में क्या ट्रम्प टैरिफ वाला जो मसला है ये आने वाले कुछ एक हफ्तों की बात है या लंबा इसके इम्प्लीकेशंस होंगे? और वॉरेन बफेट साहब ने जो आप कहा है एक्ट ऑफ वॉर, इस पर आपका क्या कहना है सर? तो दीपक देखिए, इस पे लिमिटेड टेक मैं सिर्फ यही दे सकता हूं कि ट्रम्प साहब अनप्रिडिक्टेबल हैं। कुछ 50-60-70% उनकी बातें समझ आती हैं, बाकी 20-30% क्या समझ में आती हैं वो डायरेक्टली समझ नहीं आती हैं। हो सकता है उनका कोई गेम प्लान हो, आफ्टर ऑल ही इज अ पॉलिटिशियन, राइट? तो हमें वो देखना होगा कि ही हैज टू बैलेंस पॉलिटिक्स। ही इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट रेजिम, वो सबने देख लिया है, राइट? हमने बाइडेन साहब के 4 साल देखे, वो भी कोई बहुत अच्छे तो नहीं गुजरे, और वो बड़ा सोशलिस्टिक बेंड गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो आई थिंक वी हैव टू जस्ट प्ले इट आउट दीपक। आई थिंक इसको हमें बस इस पे कुछ भी प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। देखिए, टैरिफ्स की भी अपनी प्लेस होती है, कुछ अनयूजुअल नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली एक कंट्री 25 लगाता है, दूसरा अगर 0 पर है तो वो भी 25 लगाता है, तो भी ठीक है, और अगर दोनों ही बैलेंस होके 0 पे आ जाते हैं तो भी ठीक है। तो अल्टीमेटली विल हैव टू वेट इट आउट दीपक ऑन दिस। क्योंकि आप वहां से देख रहे हैं सर इंडियन मार्केट्स को, आपकी नजर में क्या आता है? अगर आप इंडियन किसी इन्वेस्टर को इस समय कुछ सलाह देने की स्थिति में हो तो उसको क्या बोलेंगे, और कितने दिन तक कॉन्शियस रहने की बात कहेंगे? कहाँ आपको लगता है कि जल्दी रिकवरी आ जाएगी? मतलब आपकी सलाह क्या होगी सर ओवरऑल? परफेक्ट। सो दीपक, आई जस्ट वांटेड टू कम टू दिस। देखिए, आपने फॉर्मूला का, मैं 2 फॉर्मूले
एक रखना चाहता हूं विद इंडियन इन्वेस्टर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर कंसर्न विद, राइट। एक मैं छोटा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं। देखिए, ये स्टोरी, मार्केट के रिटर्न्स कभी लीनियर नहीं होते हैं। इंडिया ने जब 2008 में पीक टच किया, निफ्टी ने करीब 6,500 का, तो वो पीक को आने में वापस 2014 तक का वेट करना पड़ा, राइट। इट टुक लाइक 6 years टू गेट दैट। फिर मोदी साहब का जब अनाउंसमेंट हुआ कि वो आ रहे हैं इस बार पीएम के पोजीशन में, तब 2014 में मार्केट ने वो वापस वो लेवल 6 साल बाद टच किया, राइट। तो ये हिस्टोरिकल, और ये तो निफ्टी की हालत है, मिड स्मॉल की तो और उसमें समय लगा। तो पहली बात, ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखें, राइट, कि दिस मार्केट सिक्लिकल होता है, मार्केट इज नॉट लीनियर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब इस with this context, I want to leave, and of course, Anil ji and Feroz ji, they know the Indian markets much better, but I can definitely tell you two bulk rules, right? One, एक फॉर्मूला है 50, आपने बात की फॉर्मूला की, this is one formula I have is 50-30-20। Okay. उसका क्या मतलब है? आप अपना एसेट एलोकेशन ठीक कीजिए। देखिए, हर म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको यही आके कह रहा है कि एसेट एलोकेशन मेरा जॉब नहीं है, मेरे पास मिड कैप में आएंगे, मैं डाल दूंगा, और अगर इंडेक्स 20% गिरेगा तो मैं 18% गिर के इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दूंगा। लेकिन आप 18% फिर भी डाउन ही रहेंगे। आप अपना एसेट एलोकेशन ठीक कीजिए, विच मीन्स व्हाट, 50% इज लार्ज कैप, 30% इज SMID विच इज मिड स्मॉल थीमेटिक व्हाटएवर, एंड 20 इज डेट। अब डेट की इंपॉर्टेंस जो लोग नहीं समझते थे, उनको अभी एटलीस्ट होपफुली दे वुड हैव गॉट कि क्यों डेट भी जरूरी है। सो एक तो ये ठीक कीजिए। सेकेंड इज एक्सपेक्टेशन को प्लीज अलाइन करने की जरूरत है। आई डोंट नो what story has been sold, but Indian market on a aggregate basis will give you 10-12% रिटर्न। ये जो पोर्टफोलियो बनेगा आपका, आप कितना इसमें उछल कूद कर लीजिए, 10 से 12% के रिटर्न आएंगे। और मैं 12 क्यों नहीं कह रहा हूं और 10 से 12 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट अब क्राउड आउट भी हो गया है। जब मार्केट क्राउड आउट होता है, आईपीओज लिस्टिंग के लिए नहीं बल्कि ऑफर फॉर सेल के लिए आते हैं, तो मार्केट का रिटर्न कम होता है, क्योंकि कुछ रिटर्न प्राइवेट इक्विटी में भी जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर ये दो एक्सपेक्टेशंस आपकी सेट हैं, तो फिर आप सेट है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। रादर यू शुड प्रे एंड होप कि मार्केट और मंदा ही रहे 6 साल तक, ताकि आपके पैसे सस्ते में चलें। अदरवाइज यू वोंट। सो बेसिकली 50-30-20 एंड 10-12%, दैट्स व्हाट माय मैसेज इज टू इंडियन इन्वेस्टर्स। ऑलराइट सर, आप कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दीजिए, और 10 to 12 का जो परंपरागत रूप से जो आपका मुनाफे का एक रेंज रहता है, आप उसी पे स्टिक रहिए, तो ज़्यादा आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। अनिल सर के पास चलते हैं सर, क्योंकि FII से शुरुआत हुई थी और आपने आज के मार्केट एनालिसिस में भी इसका जिक्र किया। तो बाजार में FIIs की बिकवाली की वजह क्या है सर, और कुछ टर्न अराउंड के लिए हम कुछ एक्सपेक्ट करें? देखिए, FIIs की बिकवाली के 2-3 कारण हैं, कुछ अपने हमारे और कुछ बाहर के। बाहर के कारण पहले बात कर रहे हैं। उन्हें बाहर के बाज़ार, स्पेशली अमेरिका, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चीन के बाज़ार हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ते लगते हैं, और अमेरिका में जिस तरह से ऊंची ब्याज दरें हैं और हमारे यहाँ करेंसी जिस तरह से कमज़ोर हो रही है, यानी कि रुपया डॉलर के सामने, तो उन्हें लगता है कि फिर नेट हम कमाएंगे क्या, इससे बढ़िया है हम बाहर के बाज़ारों में ही पैसा लगा लें। तो एक वजह वो है उनकी बिकवाली की। और दूसरी वजह जो थी हमारे अपने कारण की, थोड़ा GDP स्लो डाउन हुआ था और थोड़े कंपनियों के नतीजे ढीले आने शुरू हुए, इलेक्शन का वक्त था, उसका असर पड़ा। तो ये 2 कारण से बाजार FIIs की बिकवाली बाजार में होती हुई दिखी है। अब थोड़ी सी स्लो डाउन के संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, और उम्मीद करें कि मार्च तिमाही के नतीजे अगर कंपनियों के ठीक आ गए तो FIIs बेचना रोक देंगे। वापस कितना जोर से लौटेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आमतौर पर जब बाजार तेजी का होता है तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, मार्जिन्स बढ़ाए जाते हैं, राइट, अलग अलग नियम लाए जाते हैं, जैसे कि ESM टाइप हो गए, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं लीवरेज पोजीशन पे। अब ये वक्त आ गया जब सरकार को भी थोड़े नियमों में रिलैक्सेशन देना चाहिए, रेगुलेटर्स को देना चाहिए। मसलन कि कंपनियां अगर बायबैक करना चाहती है, क्यों नहीं, चलिए 3 महीने 6 महीने के लिए बायबैक को टैक्स फ्री कर दें। तो अगर कंपनियों को लगेगा कि मैं हमारा शेयर अच्छे दाम पे आ गया, वो खरीदेंगे। या फिर प्रोमोटर्स की खरीदारी पर थोड़ा टैक्स, या डिविडेंड बांटने पर टैक्स थोड़ा सा कम कर दें। कुछ तो कुछ इस तरह के प्रयास 3-6 महीने के लिए करने में क्या हर्ज है। उससे बाजार में निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जहां लिक्विडिटी है, पैसा है, वो बाजार में आता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, जो FIIs बड़े नाराज हैं अपने टैक्स बढ़ने को लेकर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो देना नहीं चाहते हैं, STT और हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं FIIs की नाराज़गी दूर करने का प्रयास होना चाहिए। पूरा न करें
थोड़ा तो कम करें, पूरा ना भी हटाएं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से 20 से 25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका भी देखना चाहिए। पोर्टफोलियो बड़े ख़राब हैं, लोग बड़े हताश निराश हैं, तो उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज देखिए, स्टॉक मार्केट ख़राब होने का असर इकोनॉमी पर पड़ेगा ही। एक तरफ जहां कंपनियों के एक्सपांशन प्लान, फंड रेजिंग, ये सब डिले होते दिखेंगे। दूसरी तरफ आज ही मैं बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब से बात कर रहा था। उनका कहना था जैसे ये वेल्थ क्रिएशन कम होता दिख रहा है, जो शहरी इलाके हैं उनमें गाड़ियों की बिक्री पर असर आता हुआ दिख रहा है, जो कंजम्पशन पर असर आता हुआ दिख रहा है, तो ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, लेकिन जो सही तरीके से बाजार को आप रोक सकते हैं और कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो काम तो ज़रूर इस वक्त करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, वेल सेड। आपने कहा कि दबाव वाले मार्केट हमेशा कुछ अवसर लेकर आते हैं। अगर ये अवसर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए हैं, तो ये अवसर सरकारों के लिए भी हैं कि जो पेन पॉइंट्स हैं उनको दूर किया जाए, बाजार के लिए बेहतर नियम बनाए जाएं, एलटीसीजी, एसटीसी जैसे जो टैक्स है उनको थोड़ा कम करें, तो सरकार के पास भी एक अच्छा अवसर है। बट इन दबावों के मार्केट में हमेशा इन्वेस्टर के पेशेंस का टेस्ट होता है। आप तीनों से बातचीत करके लगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टेड तो रहना है, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी है, सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम ज़रूर होगा। बट फिलहाल इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हमें लगता है कि आने वाली वक्त की दिशा आप तीनों ने हमारे दर्शकों को दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज अली साहब, थैंक यू सो मच। अनुराग सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। अनिल सिंह भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए।